Hello everyone. So I'm back today and I'll be discussing about the topic DNA. इससे पहले हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड में हम लोगों ने डीएनए के बारे में डील किया था, उसके स्ट्रक्चर्स को एनालाइज किया था कि वो किससे फॉर्म होता है और पूरी दो चेन्स जो होती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए की वो कैसे फॉर्म होती है, राइट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि डीएनए क्या होता है और उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, ठीक है। और मैं आपको आगे कैलकुलेट भी करना बताऊंगी कि डीएनए की लेंथ एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, जिसने पहले वीडियोस नहीं देखा है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो वो वीडियोस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So first point is it is the long polymer of deoxyribonucleotides। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए जो है वो किससे मिलके बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, राइट। और न्यूक्लियोटाइड में भी हमने देखा था कि तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप। And the pentose sugar involved in case of DNA will be your deoxyribose type, but in case of RNA we have already talked कि वहां पे जो पेंटोज शुगर होगा दैट इज ऑफ राइबोज शुगर टाइप, राइट। अब इसमें देखिए एक दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज डीऑक्सीराइबोज। इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा अब कि इस न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज डीऑक्सीराइबोज टाइप ऑफ शुगर, राइट। सो दिस डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और ये एक ही न्यूक्लियोटाइड से नहीं बनता है, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ अलाइन हो जाते हैं, राइट। सो इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ आरएनए, तो बेटा आरएनए के केस में आप कैसे बोलोगे कि इट इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि वहां डीऑक्सी यूज नहीं करते हैं, वहां सिर्फ शुगर कैसा होता है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बहुत मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पे डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। इसके बाद हमने बेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखे थे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ कि डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और एक न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ देखिए अभी हमने बात किया कि डीएनए तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट, राइट। तो ये रेड कलर का जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, दिस इज द शुगर। And this is what type of sugar? This is deoxyribose type of sugar. Now, शुगर का आपको यहाँ पे फर्स्ट कार्बन नजर आएगा, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, दिस इज योर सेकेंड कार्बन, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, एंड यहाँ पे भी बेटा एक कार्बन प्रेजेंट होगा, दैट विल बी योर फिफ्थ कार्बन। ओके, नाउ ये जो शुगर का बेटा फर्स्ट कार्बन है, ये किससे लिंक होगा, नाइट्रोजनस बेसिस से लिंक होगा। और ये नाइट्रोजनस बेसिस कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी ए, इट कैन बी टी, इट कैन बी जी और इट कैन बी सी, राइट। तो नाइट्रोजनस बेस जब शुगर की फर्स्ट कार्बन के साथ लिंक होता है तो कौन सी लिंकेज ये फॉर्म करते हैं, दिस इज बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यू कैन से द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन द first carbon of sugar and the nitrogenous base is called glycosidic bond। ओके, इसी के नाम पे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम पे हमने क्या रखा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसका नाम रखा हुआ है। नाउ ये तो हो गया बेटा आपका नाइट्रोजनस बेस और शुगर किस तरीके से लिंक होते हैं। अब देखना कि फॉस्फेट इस शुगर से कैसे लिंक होगा। तो फॉस्फेट कैसे लिंक होगा, शुगर के फिफ्थ कार्बन के साथ क्या लिंक होगा, फॉस्फेट यहाँ पे लिंक होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड दैट इज प्रेजेंट इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे आगे, ये तो हमने एक ही न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा है, आगे ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग आपस में जोड़ते जाएंगे, किससे, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एंड फाइनली दीज टू चेन्स विल बी फॉर्म, राइट। तो इसके लिए आप हम पहली वीडियोस देख सकते हैं, वहां मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से ये चेन्स फॉर्म होती है। नाउ दिस डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया इसको,
Frederick Michel. So he was the scientist who discovered DNA in 1869, and the term DNA was given by the scientist Jack Harris, right? Another scientist was there. The name of that scientist, Franklin and Wilkins. So what they did, they studied DNA molecule with the help of X-ray crystallography. So X-ray crystallography is a type of method to study the DNA molecule, right? तो केमिकल एनालिसिस जो था डीएनए का, वो किसने किया था? ये दो साइंटिस्ट ने, फ्रैंकलिन और विल्किंस ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में। तो वॉटसन और क्रिक वाज द नेक्स्ट साइंटिस्ट। इन 1953 दे प्रपोज्ड अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल। इन्होंने क्या किया? डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया डीएनए का, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था 1962 में। तो बेटा इन्होंने जो डीएनए डिस्कवर किया था, द टाइप ऑफ डीएनए वाज बीडीएनए। आगे मैं आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी कि कितने टाइप के डीएनए होते हैं, उनकी कंफर्मेशन के बेसिस पे, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। So Watson और Crick discovered a basic structure of DNA and that structure is the BDNA। वो BDNA टाइप का डीएनए था। नेक्स्ट देखते हैं एरविन चारगाफ 1950। मतलब वॉटसन और क्रिक से पहले ही एक साइंटिस्ट थे चारगाफ, जिन्होंने क्या किया? He made the observation on the base and other components of DNA। जैसे कि अभी हमने पढ़ा नाइट्रोजिनस बेसिस थे जो प्यूरिन और पायरोमिडीन, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया और कुछ डीएनए के कंटेंट्स को इन्होंने एनालाइज किया। देखो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें इन्होंने की। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जितना अमाउंट ऑफ प्यूरिन होगा उतना ही अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन होगा। इसका मतलब प्यूरिन विल बी इक्वल टू दैट ऑफ पायरिमिडीन, राइट। और हमें पता है कि प्यूरिन कौन कौन से होते हैं बेटा? प्यूरिन होते हैं आपके ए और जी, और पायरिमिडीन कौन कौन से होते हैं? दैट इज टी एंड सी, राइट। अगर इनका सम कर दिया जाए प्यूरिन का, दैट इज ए और जी का, ठीक है, और ऐसे ही पायरामिडीन का सम कर दिया जाए टी और सी का, देन दे विल ऑल्सो बी इक्वल। वो इक्वल ही रहेगा, उनका अमाउंट इक्वल ही रहेगा। तो इसने क्या बोला कि भाई अगर हम इसका रेशियो निकालने लग जाए प्यूरिन और पायरामिडीन का, तो ए प्लस जी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। सो द रेशियो विल बी 1। ओके, तो प्यूरिन और पायरामिडीन का रेशियो क्या होगा? 1 होगा। मींस दे बोथ आर इक्वल। इन दोनों का जो अमाउंट होगा, जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरामिडीन होंगे। अब इसने क्या किया बेटा? बेस रेशियो निकाला आगे। तो बेस रेशियो में हम आगे देखेंगे कि बेस रेशियो में क्या किया। तो अगर आप बेस रेशियो निकालोगे तो ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी, ये बेटा कांस्टेंट रहेगा एक गिवन स्पीशीज के लिए, और यू कैन से इट इज स्पीशीज स्पेसिफिक, राइट। So it means that the Chargaff rule is only applicable for DNA, for double standard DNA, or whether it is also applicable for single standard DNA and RNA. Okay, so the point is it is not applicable for single standard DNA and RNA. इनके लिए ये applicable नहीं था। So it is applicable only for double standard DNA, right? चलो इसके बेसिस पे हम लोग आगे एक क्वेश्चन करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, अगर आपके पास एडेनिन 20% है और आपको कैलकुलेट करना हो कि सी कितना परसेंट होगा, जी कितना परसेंट होगा और टी कितना परसेंट होगा, तो हाउ विल यू कैलकुलेट इट? देखो ए अगर 20% है तो हमें पता है ए ऑलवेज पेयर विद टी, वेयर जी ऑलवेज पेयर विद सी, राइट। तो बेटा ए जितना होगा डीएनए में उतना ही क्या होगा? टी भी होगा, यानी कि टी विल ऑल्सो बी 20%, राइट। अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास जी बचा और हमारे पास सी बचा, यानी कि जितना जी होगा उतना ही हमारे पास सी होगा, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? अगर जी और सी में से हम एक निकाल लें, एक का परसेंटेज, तो उतना ही सी का भी होगा। अब देखो कैसे करेंगे इसको। भाई ए क्या है यहाँ पे? ए है प्यूरिन और टी क्या है? पायरमिडीन।
तो ए ऑलवेज पेयर विद टी, राइट। तो जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरमिडीन होगा, यानी कि जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे। सिमिलरली जितने सी होंगे उतने ही जी भी होंगे। अब देखिए बेटा, ये दोनों का अगर हम ऐड करें, जी प्लस सी को, ए प्लस टी को, तो ये कितना आएगा? 40%। ठीक है, 40% ही आएगा ना। अब अगर मैं बेटा यहाँ पे ये करूं कि G और C का टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, सो यू हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम 100। 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 60%। तो 60% क्या बचेगा? G और C, राइट। तो G और C, इसका मतलब G कितना परसेंट हो जाएगा? 30%। और C भी कितना हो जाएगा? 30%। तभी तो G और C का एडिशन कितना आएगा? 60% ना। तो अब अगर आपको यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सी, सो व्हाट विल यू टेल कि सी का परसेंटेज कितना होगा? सी विल बी 30%, जी विल बी 30%, टी विल बी योर 20%। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे? परसेंटेज निकालोगे, कैलकुलेट करोगे। अब आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन, कि भाई हमें ये बताओ टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन कितने होंगे, और हमें ये भी बताओ टोटल नंबर ऑफ पायरामिडीन कितने होंगे। तो कैसे निकालोगे भाई? प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? ए और जी, यानी कि ए प्लस जी। ए कितना है? 20% है। जी कितना है? 30% है। तो मतलब टोटल प्यूरिन कितना निकल गया? 50%, राइट। सिमिलरली पायरामिडीन कौन कौन से होते हैं बेटा? पायरामिडीन हमारे होते हैं टी एंड सी। ओके, इनका परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो टी कितना आया है? 20%। और सी कितना आया है? 30%। तो ऐसे ही इनका एडिशन करोगे तो क्या आएगा? 50%। तो देखो हमने इस स्टडी से क्या डील किया? अभी चारगाफ की थ्योरी हमने डील की कि जितने नंबर ऑफ प्यूरिन होंगे, यानी कि एडिशन ऑफ प्यूरिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ पायरामिडीन। तो ए प्लस जी का जो अमाउंट होगा वो हमेशा टी प्लस सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी अगर 50% है तो ये भी क्या होगा? 50% ही होगा। ओके, चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगर इस टॉपिक में या आपको कोई इस तरीके का क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। देखते हैं कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो एक्चुअल में उसकी लेंथ कितनी होती है, कितने बेस पेयर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या होती है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कुछ साइलेंट फीचर्स डीएनए के बारे में। देखिए डीएनए का बहुत प्यारा स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ इजीली देख सकते हैं, सारी चीजें मेंशन है। देखिए डीएनए हमें पता है कि डीएनए जो है बेटा वो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर उसका होता है। ठीक है, यानी कि देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ टू चेन्स, दो चेन्स प्रेजेंट होंगी, एंड दीज बोथ चेन्स आर लिंक्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये लिंक होंगी। तो ए हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है टी के साथ, और जी हमेशा तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? सी के साथ। ठीक है, तो यही देखते हैं। देखो एक जो डीएनए की चेन है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, तो जो रेड और आपको येलो कलर की चेन एक नजर आ रही है ये वाली, दिस इज योर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए चेन, एंड द अनदर वन इज in the direction of 3 prime to 5 prime as you can see। ठीक है, तो पहले बेटा कुछ ये स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, दूसरा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसी को ही हमने ना हेलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया लाइक दिस। ठीक है, तो ये हुआ आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और नेक्स्ट वाला जो चेन है लाइक दिस इज योर इन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। सो रिमेंबर वन पॉइंट कि जो दोनों स्ट्रैंड होंगे बेटा दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। देख रहे हो ना, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में।
ठीक है, तो दोनों के जो स्ट्रैंड्स होंगे वो क्या होंगे, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। अब द सेकेंड पॉइंट इज, आप यहाँ पे बीच में ऐसे देख पा रहे हो कि ग्रीन कलर से मैंने कुछ मेंशन किए हुए हैं, दीज आर बेस पेयर्स, इनको बोला जाता है बेस पेयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी डीएनए में यहाँ ए लिखती हूँ, यहाँ टी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जी और यहाँ सी, तो ये दोनों के रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, दीज आर बेस पेयर्स। सिमिलरली जी एंड सी, these are also base pairs। अच्छा, इंडिविजुअल अगर मैं बोलूं कि ये टी क्या है, तो आप बोलोगे दिस इज बेस, ठीक है। सी क्या है, ये भी बेस है। ए क्या है, ये भी बेस है। जी क्या है, ये भी बेस है। तो बेटा यहाँ पे आप देख रहे होगे ग्रीन कलर में ये जो स्ट्रेट लाइन के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, बेस पेयर्स हैं, ठीक है। ओके, अब हमने बात की कि डीएनए में जो एक हेलिक्स होता है, और यू कैन से आप टर्न भी बोल सकते हो, कि एक जो हेलिक्स है वो उसकी लेंथ कितनी होती है। एक हेलिक्स का मतलब हो गया, देखो इस तरीके से, ये ये क्या है, एक हेलिक्स है, ठीक है, एक टर्न है ये, इसको आप क्या बोलोगे, जो विल बी डिफाइंड इट एज अ टर्न और हेलिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बेटा, ये क्या है, एक टर्न और एक हेलिक्स है। और यहाँ पे टर्न और हेलिक्स क्या है, देखो यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, ये आपका एक टर्न है, तो इसको आप बोलोगे दिस इज योर हेलिक्स, और यू कैन से टर्न, ठीक है। कितना बड़ा होता है ये, इसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और यू कैन से 3.4 नैनोमीटर, अगर आप नैनोमीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो। अब यहाँ पे देखना, एक चीज आपको नजर आएगी, अगर यहाँ इस हेलिक्स में टोटल बेस पेयर्स अगर 10 हो, तो क्या होगा, अगर टोटल बेस पेयर्स 10 होंगे, तो एक दो बेस पेयर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप क्या करोगे, 34 एंगस्ट्रॉम को 10 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर आप नैनोमीटर में निकालोगे तो 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स इज योर 0.34 नैनोमीटर, राइट। डीएनए का जो बैकबोन है बेटा, ये किसका बना हुआ होता है, दिस इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट, ठीक है। ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट्स प्रेजेंट होते हैं इस डीएनए के बैकबोन में, और नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं ये शुगर से लिंक रहते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजिनस बेसिस ऐसे इनसाइड अंदर की तरफ रहते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि एक हेलिक्स और एक टर्न, यहाँ पे देखना बेटा, एक टर्न का मतलब क्या हो गया, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये दिस इज योर वन टर्न, ये डीएनए का एक टर्न है। अब इसमें आपको दो ग्रुप्स नजर आ रहे होंगे, एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप। ये देखिए, ये आपको जो बहुत वाइट स्पेस जो नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, बैकबोन जो है ना डीएनए की, वो बहुत डिस्टेंट है, मतलब दूर दूर है दोनों। तो ये जो गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये क्या है, बड़ा काफी गैप है, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बैकबोन जो है वो दे आर फार अवे, बहुत दूर है वो। तो इसीलिए इस स्पेस को हमने क्या बोला, दिस इज योर मेजर ग्रुप। जबकि आप देखोगे नीचे ये माइनर ग्रुप है, यहाँ पे देखो बैकबोन के बीच में जो स्पेस है वो काफी कम है, इसका मतलब बैकबोन आर क्लोज टुगेदर, राइट। तो दिस इज कॉल्ड माइनर ग्रुव। अब आते हैं डिस्टेंस पे इसके, तो नीचे देखोगे यहाँ पे, ये जो डायमीटर है डीएनए का, ये कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, और आप बोल सकते हो 2 नैनोमीटर, ठीक है। अब हम इसके कुछ साइलेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं डीएनए के बारे में। देखो,
सबसे पहले पॉइंट आएगा, इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बने होते हैं, जहां पे बैकबोन जो होती है ना बेटा डीएनए की, वो किसकी बनी हुई होती है, शुगर फॉस्फेट की। ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बनी हुई होती है लाइक दिस, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और यू कैन से जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, वो कहाँ होते हैं, लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल ए, ठीक है, जी, टी, इस तरीके से प्रोजेक्टेड रहते हैं। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरीके से ही बनेगी, ठीक है। और जो बैकबोन होगी, ये क्या है बेटा, ये बैकबोन है, दिस इज द बैकबोन। तो बैकबोन किसकी बनी है, ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट की, और बेसिस कहाँ है, देखो अंदर की साइड है, दे आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। द सेकेंड पॉइंट इज द टू चेन्स हमेशा क्या होंगी बेटा, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होगी। वन चेन हैज पोलैरिटी इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, whereas other has the polarity in the direction of 3 prime to 5 prime. We have already discussed it. Now let's come to the third point. The base in two strands are paired through hydrogen bonds. ये हमें पता है कि एडेनिन जो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। गुआनिन साइटोसिन के साथ भी जो बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मुझे बताओ कि एडेनिन थाइमीन के साथ कितने बॉन्ड बनाती है हाइड्रोजन बॉन्ड, टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। गुआनिन साइटोसिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करती है, ओके। तो यहाँ पे यही लिखा है। फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। देखो दोनों चेन्स क्या है, राइट हैंडेड फैशन में है। दो तरीके के डीएनए होते हैं, एक राइट हैंडेड और एक लेफ्ट हैंडेड। तो ये दोनों चेन्स कैसी हैं, राइट हैंडेड मैनर में है। हमने देखा तो जो पिच होता है हेलिक्स का, ये कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर होगा, ओके। और यू कैन से 34 एंगस्ट्रॉम। और इसमें रफली 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हर एक टर्म में। और डिस्टेंस जो होता है इन बेस पेयर्स के बीच में, वो अप्रोक्सीमेटली अगर नैनोमीटर में कैलकुलेट किया जाए तो दैट इज 0.34 नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रॉम में किया जाए तो दैट विल बी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर stacks over the other in double helix. This in addition to hydrogen bond confers the stability of helical structure. देखिए जो बेस पेयर्स होते हैं ना, वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर होते हैं लाइक दिस, सो दिस स्टैक्स ओवर द अदर, ठीक है, इन ए डबल हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स में वो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होते हैं। अब आते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आपको किसी डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सो द फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू 0.34 नैनोमीटर। अभी जो हमने डिस्टेंस निकाला था बेस पेयर्स के बीच में, दैट इज योर 0.34 नैनोमीटर। तो दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस को आपको मल्टीप्लाई कर देना है ऑर्गेनिज्म के टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन डीएनए की, तो ह्यूमन डीएनए के हैप्लॉइड सेल में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। डिप्लॉइड सेल में इसका डबल होगा, ठीक है, कितना होगा, 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। इक्वलाइज सेल्स के अंदर 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लैम्डा फाज के अंदर 48502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इन केस ऑफ बैक्टीरियोफाज 5174, इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज योर होल डेटा ऑफ एनसीईआरटी and it's very important. You must know about it. ओके, अब हम लोग देखो कैलकुलेट करेंगे अपना डीएनए का लेंथ, ठीक है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे एक सेल में डीएनए की कितनी लेंथ होती है, तो आप क्या करोगे, आप टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से 0.34 नैनोमीटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो डिप्लॉइड सेल की अगर हम बात करें तो डिप्लॉइड सेल में 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 0.34 से, तो आपके डीएनए की लेंथ निकल आएगी, ठीक है। ऐसे ही आप हैप्लॉइड सेल की भी निकाल सकते हो। चलो
सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यही आ गया है, यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए इन ह्यूमन डिप्लॉइड सेल। तो फॉर्मूला क्या था लेंथ ऑफ डीएनए निकालने का, कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.34 नैनोमीटर से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स क्या आते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹। इसको बेटा जब आप 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 2.2 मीटर आंसर। तो देखो इतना बड़ा डीएनए आपका होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ डीएनए। अब ये जो बेटा इतना बड़ा डीएनए है 2.2 मीटर का डीएनए, ये सेल में कैसे आ जाता है। ये मान लो कोई एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का साइज तो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ मीटर, और यू कैन से 1 माइक्रोमीटर। इसका साइज तो इतना छोटा होता है। ठीक है, तो फिर ये इतना बड़ा जो डीएनए है दैट इज 2.2 मीटर का, ये कैसे फिट हो जाता है इसके अंदर। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताएंगे सभी कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि इतना छोटा सा डीएनए है फिर भी उसमें 2.2 मीटर का डीएनए कैसे फिट हो जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। इफ द सेगमेंट ऑफ डीएनए इज 2 सेंटीमीटर, अगर डीएनए का सेगमेंट 2 सेंटीमीटर का होता है तो आपको कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट, कि इसमें कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो सेम ही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे आपको डीएनए की लेंथ दी हुई है दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बेस पेयर कैलकुलेट करना है। ठीक, कैसे करोगे देखो, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लेंथ ऑफ डीएनए is equal to total number of base pair multiply 0.34 नैनोमीटर। ओके, आपको क्या करना है देखो, लेंथ ऑफ डीएनए यू हैव टू गिवन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, 2 × 10⁻⁻² मीटर। देखो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स आपको कैलकुलेट करने हैं, और 0.3 नैनोमीटर को भी आप क्या कर सकते हो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.34 × 10⁹ मीटर, 9 लगाना पड़ेगा, -9। अब बेस पेयर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या करोगे 2 × 10⁻² को डिवाइड कर दोगे किसके साथ 0.34 के साथ, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास जो बेस पेयर्स आएंगे वो कितने आएंगे 5.9 × 10⁻⁷। ठीक है, इतने नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे टाइप्स ऑफ डीएनए पे। देखो, on the basis of role or on the basis of structure, the types of DNA are classified into two। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ रोल में क्या होगा कि दो टाइप्स में ये क्लासिफाई होंगे, एक राइट हैंडेड और एक लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर। राइट हैंडेड आर ऑफ 3 टाइप्स, ए, बी और सी। अच्छा, जो हमने अभी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा था दैट इज अ टाइप ऑफ पीडीएनए। पीडीएनए था जिसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं पर टर्न में या पर हेलिक्स में। इसी तरीके से जो एडीएनए होता है बेटा उसमें पर टर्न या पर हेलिक्स में 11 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और सी डीएनए में 9.33 बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे पर टर्न। तो लेफ्ट हैंडेड जो डीएनए होते हैं उनमें एक टाइप है जेड डीएनए, इसमें जो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं पर टर्न में वो 12 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग बात करें तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3, जीनोमिक डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए एंड ऑर्गेनल डीएनए। अच्छा, जीनोमिक डीएनए की बात करें तो ये जीनोमिक डीएनए प्रोकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, साइटोप्लाज्म में। देखो अगर ये इकोलाई में बनाती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल तो ये यहाँ कहीं ऐसे प्रेजेंट होगा जीनोमिक डीएनए। यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है बेटा, यूकैरियोट्स के केस में हमारे पास क्या होता है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट। तो यूकैरियोट्स में जीनोमिक डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर।
प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बैक्टीरियल डीएनए था मैंने जो पहले बनाया, यहीं पे मैं साइटोप्लाज्म में एक दूसरे टाइप का बना देती हूँ डीएनए। ठीक है, ये जो डीएनए है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज योर प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, बैक्टीरियाज और आर्कियाज में ज्यादातर ही प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो हैविंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्टिविटी इसके पास होती है। इट इज हैविंग सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, और स्ट्रेस कंडीशन में ये बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए हेल्प भी करता है। और दूसरा, ये बेटा वेक्टर की तरह भी काम करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। नेक्स्ट है ऑर्गेनल डीएनए। ऑर्गेनल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। देखो, दो ऑर्गेनल्स ऐसी होती हैं सेल के अंदर कि जिनका अपना खुद का डीएनए भी होता है। भाई न्यूक्लियस का तो होता ही है, हमें पता है। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या होते हैं? अपना डीएनए होते हैं। तो इन्हीं को इसलिए हम क्या बोलते हैं? दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये अपना आधा से ज्यादा काम खुद ही कर लेते हैं क्योंकि इनके पास इनका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होगा बेटा ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होगा, प्लांट्स के केस में। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डीएनए का कि लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस। अब एक क्वेश्चन आता है फाइनली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए विच इज साइटोप्लाज्मिक इन एनिमल सेल? तो एनिमल सेल में इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा डीएनए साइटोप्लाज्मिक होता है? कौन सा डीएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है? इन केस ऑफ एनिमल सेल्स पूछा है, ये ध्यान रखना। प्लाज्मिड, जीनोमिक डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आपको पता है भाई जो प्लाज्मिड है ये है तो डीएनए ही, लेकिन किसके केस में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या हो गया? बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया की बात करता तो आप क्या बोलते हैं आंसर की? इट इज प्लाज्मिड। जीनोमिक डीएनए, बेटा जीनोमिक डीएनए साइटोप्लाज्मिक नहीं होता है। ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको न्यूक्लियर डीएनए भी बोलते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। क्लोरोप्लास्ट डीएनए तो एनिमल सेल में प्रेजेंट ही नहीं होता, अभी बताया था आपको। किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में, क्योंकि कलर तो यही प्रोवाइड करता है प्लांट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है साइटोप्लाज्मिक होता है, और किस में प्रेजेंट होता है? ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए पार्ट। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आरएनए पढ़ने वाले हैं। तो मोल बायो का एक भी सेशन मिस ना करें। आप फिर से जाके चैनल पे देख सकते हो। आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप वीडियो से पढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो गुड बाय फॉर टुडे, बाय बाय।